हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। आई एम आशीष वर्मा। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन नंबर 121 से 130 तक डिटेल में कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होगा। सो मेरा वीडियो स्टार्टिंग से तक जरूर देखिए, और जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको फर्दर डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन क्लियर कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 121 है, According to IS 456 1978, the maximum strain in concrete at the outermost compression fiber in the limit state design of flexure member। ठीक है, हमें सबसे पहले देखना है कि हमसे लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड की बात कर रहा है, और हमें जो कंप्रेसिव स्ट्रेन फाइबर है, जो आउटर मोस्ट फाइबर है, वहां पर हमें मैक्सिमम स्ट्रेन हमें बताना है एज पर IS 456 1978। तो 1978 का जो कोड था और हमारा जो 2000 का कोड है, हमारे सेम प्रोविजंस हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। सो यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मैंने दिखाया हुआ है, और इसके बारे में डिटेल में पुराने वीडियोस में भी बात कर चुका हूँ। और ये हमारा डेप्थ ऑफ अ बीम है, जिसमें हमारा दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, जहां पर हमारा जो स्ट्रेन है वो 0 है। मींस जो भी हमारा सेंट्रल फाइबर है जो विच इज मैचिंग विद द न्यूट्रल एक्सिस, वहां पर हमारा स्ट्रेन जो है, जो एलोंगेशन इन लेंथ है, वो 0 है। और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हमारा स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। और हमारा जो आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर है, जब हमारी बेंडिंग होगी तो दिस इज द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर। अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें, ठीक है, तो आपको जब भी एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको स्ट्रेन कहां पर बताना है, तो आपको ये देखना है कि आपको किस फाइबर पे स्ट्रेन की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपका जो आउटर मोस्ट फाइबर है वो ये वैल्यू है, तो आपको इसके अलोंग हमारा अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेन बताना है। तो अगर इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आप देखोगे फॉर सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम, तो हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वो एक लीनियर है इन द इलास्टिक एनालिसिस, और जो अल्टीमेट हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेन है वो 0.0035 है। और अगर हमारी ये मान लें कि दिस इज द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, जो कि XU से डिनोटेड है, तो 3/7 ऑफ द XU की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर पे जो हमारा स्ट्रेन है वो 0.002 होता है। और इट वेरीज लिनियरली फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ 0 वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू इन फ्लेक्चरल कंप्रेशन। ठीक है, जब हमारी बेंडिंग हो रही है तो जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन हो रहा है आउटर मोस्ट कंप्रेसिव फाइबर में, वो हमारा ये वैल्यू हो रही है। बट जब प्योर एक्सियल कंप्रेशन होता है, जो कि हमारा कॉलम्स में लेते हैं, जब उस केस में हमारा जो आउटर मोस्ट फाइबर में जो स्ट्रेन लेते हैं, दैट इज टेकन एज 0.002। ठीक है, तो इसके बारे में पुराने वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी होगा, सॉरी ऑप्शन बी होगा, बिकॉज इट इज 0.0035। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 121 क्वेश्चन, जिसमें हमारा ये पूछ रहा है कि हमारी मिनिमम एसेंट्रिसिटी फॉर डिजाइन ऑफ कॉलम्स क्या रहेगी एज पर IS 456 1978। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम मिनिमम एसेंट्रिसिटी के लिए कॉलम को डिजाइन क्यों करते हैं। बिकॉज जो भी हमारे कॉलम्स होंगे, जो भी स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कॉलम्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर में, तो हमारी डिजाइनिंग में हम क्या करते हैं, हम अपने लेटरल लोड्स कंसीडर नहीं करते हैं। लोड्स आर नॉट कंसीडर्ड। और जो हमारा लाइव लोड का प्लेसमेंट है, कि जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो लाइव लोड्स का प्लेसमेंट हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। और हमारा जो ऐसे एक्सीडेंटल लोड्स हैं वो भी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, कि जो हमारा ड्यूरिंग द सर्विस लाइफ हमारे स्ट्रक्चर में एक्ट करेंगे। और देयर आर चांसेस कि हमारा कंस्ट्रक्शन में कुछ एरर्स रह गई हों, कुछ मिस अलाइनमेंट्स हो गए हों, जिसकी वजह से देयर आर चांसेस कि हमारी जो लोड्स की इसेंट्रिसिटी होगी, जो कि हमने डिजाइनिंग में नहीं कंसीडर किए। तो इन सारे फैक्टर्स को एकोमोडेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी कॉलम हम कंप्रेशन में, एक्सियल कंप्रेशन में भी डिजाइन कर रहे हैं, वो हम एक सर्टेन मिनिमम एसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन करते हैं, टू हैव अ कंजर्वेटिव एंड सेफ डिजाइन। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि हम मिनिमम एसेंट्रिसिटी की डिजाइनिंग क्यों करते हैं। तो जो भी हमारी कैलकुलेटेड एसेंट्रिसिटी है, सपोज जो भी आप स्ट्रक्चर में हमारी एसेंट्रिसिटी एक्ट कर रही है,
जो भी लोड हमारा उस पर्टिकुलर इसेंट्रिसिटी से एक्ट कर रहा है, अगर वो हमारा मिनिमम वैल्यू से ज़्यादा है, तब हम अपना जो कॉलम है वो यूनी एक्सियल या बाई एक्सियल इसेंट्रिसिटी के लिए डिज़ाइन करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी इसेंट्रिसिटी दोनों डायरेक्शन में है या सिंगल डायरेक्शन में है। और अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू जो है ई मिनिमम से कम आती है तो वी डिजाइन द कॉलम फॉर प्योर एक्सियल कंप्रेशन। बट प्योर एक्सियल कंप्रेशन का मतलब ये हो गया कि स्टिल हम अपने कॉलम को मिनिमम इसेंट्रिसिटी ई मिनिमम के लिए डिजाइन करेंगे टू कैटर फॉर दीज इफेक्ट्स। तो अगर हम ये मान लें कि हमारा एक सर्टेन लोड है जो कि हमारा इसेंट्रिसिटी इन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों में इसेंट्रिसिटी है, जिसकी ई एक्स और ई वाई हमारी इसेंट्रिसिटी है, एक्स डायरेक्शन में ई एक्स है एंड वाई डायरेक्शन में हमारी ई वाई है। तो हमारा जो कोड कहता है फॉर रेक्टेंगुलर या हमारा सर्कुलर कॉलम सेक्शन है, तो उसके लिए हमारी मिनिमम इसेंट्रिसिटी आपको रखनी है दोनों डायरेक्शन में। अगर ई एक्स ई वाई दोनों हैं तो ई एक्स आर ई वाई विथ रेस्पेक्ट टू माइनर एंड मेजर प्रिंसिपल एक्सिस, अगर हम ये मान लेते हैं कि दिस इज dx वैल्यू एंड दिस इज dy वैल्यू, डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉलम, तो इसेंट्रिसिटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इट इज टेकन बाई L बाई 500 प्लस D बाई 30 और 20 mm विच एवर इज ग्रेटर। जो भी आपकी ग्रेटर वैल्यू है वो आपको कंसीडर करना है। और इफ जो मिनिमम वैल्यू है इट कम्स ग्रेटर देन 5% ऑफ द डी वैल्यू, तो हमारा जो कॉलम होगा वो यूनी एक्सियल या बाई एक्सियल इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन किया जाएगा। बिकॉज हमारी एक पर्टिकुलर लिमिट से इसेंट्रिसिटी एक्सीड हो गई है, तो हमें आपको मोमेंट्स आपको कंसीडर करने होंगे वाइल डिजाइनिंग द कॉलम। तो ये इसेंट्रिसिटी, इसका मतलब ये होगा कि जो प्योर एक्सियल कंप्रेशन में जो कॉलम्स हैं उनको हमें मिनिमम इसेंट्रिसिटी 20 mm के लिए तो डिजाइन करना ही करना है, वेदर देयर इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 20 mm। जहां पे L जो है हमारी दिस इज अनसपोर्टेड लेंथ, और जो हमारी D है ये हमारी है जिस भी डायरेक्शन में हम इसेंट्रिसिटी कंसीडर कर रहे हैं। सपोज वी आर कंसीडरिंग द इसेंट्रिसिटी इन एक्स डायरेक्शन, तो हमें अपना dx की वैल्यू लेनी है जो लेटरल डायमेंशन है। अगर हमारा यहाँ पर नॉन रेक्टेंगुलर या नॉन सर्कुलर कॉलम होगा, उस केस में हमारी जो इसेंट्रिसिटी ली जाती है मिनिमम, जिसके लिए आपको कॉलम को डिजाइन करना है, दैट इज टेकन एज L effective अपॉन 300 और 20 mm विच एवर इज ग्रेटर। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है कि जब हमारे नॉन रेक्टेंगुलर या नॉन सर्कुलर कॉलम्स है तब आपकी इसेंट्रिसिटी इफेक्टिव लेंथ पर डिपेंडेंट है केवल, ना कि उसके लिटरल डायमेंशन पर। ठीक है, तो दीज आर द सम फैक्ट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। तो अगर यहाँ पर देखेंगे कुछ भी हमारा डायमेंशनिंग नहीं दी है कि हमारा कॉलम का शेप क्या है, तो वी विल कंसीडर इट एज अ रेक्टेंगुलर और सर्कुलर कॉलम, और तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए ऑप्शन बी होगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 20 mm। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें हमारा पूछा गया है कि फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम टू बी विद इन परमिसिबल लिमिट्स, द रेशियो ऑफ इट्स स्पैन एंड इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ और के बारे में पुराने वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं। तो जो हमारा IS 456 1978 के प्रोविजंस हैं वो हमारे सेम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। सपोज अगर हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं जिसकी जो डेप्थ है ये हम मान लेते हैं कि दिस इज कैपिटल D, ठीक है, एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द बीम विच इज सब्जेक्टेड टू UDL। ठीक है, तो जो हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा दिस इज डेल्टा मैक्स विच इज गिवन एज, अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो इट इज गिवन बाई 5/384 WL4 अपॉन EI। I हमारा जो होगा दैट विल बी गिवन बाई BDQ अपॉन 12, जो हमारा W होगा दैट विल बी गिवन बाई 8 मैक्स अपॉन L स्क्वायर। जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस लोड की वजह से जनरेट हो रहा है
ठीक है, तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 8 सिग्मा z अपॉन एल स्क्वायर, वेयर z इज द सेक्शन मॉडुलस ऑफ द सेक्शन। अब इस वैल्यूज को आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको जो डेल्टा बाई एल की वैल्यू मिलेगी दैट इज अ फंक्शन ऑफ के एल बाई डी, जहां पर k की वैल्यू जो है दैट इज 5 सिग्मा फॉर 24 ई बाई ई। तो जो ये वैल्यूज हैं हमारी, ये हमारी इलास्टिक एनालिसिस के लिए हैं, बट बिकॉज हमारा जो कंक्रीट है वो नॉन इलास्टिक मटेरियल है, इट इज नॉट इलास्टिक मटेरियल, इसके लिए कोड ने हमारी कुछ रिकमेंडेशन दी है। तो यहां से ये क्लियर है कि अगर हमें अपनी बीम में डिफ्लेक्शन कंट्रोल करना है तो हमें उसके एल बाई डी रेशियो को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो यही बेसिक कंसेप्ट का यूज करके हमारे IS 456 ने जो डेल्टा बाई डेल्टा है वैल्यू है उसको रिस्ट्रिक्ट किया बाई एल बाई डी रेशियो, बट हमारा जो डेप्थ कंसीडर की गई कंक्रीट मेंबर के केस में वो उसकी इफेक्टिव डेप्थ कंसीडर की गई। तो अब आते हैं हमारे कोडल प्रोविजंस पे, जो हमारा कोड कहता है कि जो एल बाई डी रेशियो है, जो मैक्सिमम हमारा रेशियो होगा दैट इज गिवन बाई एल बाई डी ऑफ बेसिक जो वैल्यू है, जो कि कोड से आपको लेनी इंटू के टी इंटू के सी। यहां पर हमारी जो के टी एंड के सी वैल्यू है दीज आर दी मॉडिफिकेशन फैक्टर्स, जो कि कितना हम कंप्रेशन और टेंशन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बेसिस पर डिटरमाइन करते हैं। और जो एल बाई डी की बेसिक वैल्यू है दैट इज गिवन बाई कोडल प्रोविजंस, जिसमें क्लॉज ए ये कहता है कि जो बेसिक वैल्यू है और हमारा स्पैन जो है वो 10 मीटर से कम है, तब आपको जो एल बाई डी की बेसिक वैल्यू लेनी है वो डिपेंड करेगा कि हमारी बीम किस टाइप की। अगर वो कैंटिलीवर बीम है तो आपको रेशियो 7 लेना है, सिंपली सपोर्टेड बीम है तो आपको 20 वैल्यू लेनी है, कॉन्टिन्यूअस बीम है तो 26 लेनी है। इट मीन्स जैसे जैसे हम कंटिन्यूअस बीम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हमारा जो बेसिक एल बाई डी वैल्यू है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये हुआ हमारा बेसिक वैल्यू। अगर हमारा जो स्पैन है दैट इज ग्रेटर देन 10 मीटर, तब हम क्या करेंगे, इस एल बाई डी बेसिक वैल्यू को वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 10 बाई स्पैन वैल्यू। ठीक है, आपको सिंपली सपोर्टेड बीम में भी यही फॉलो करना है और कॉन्टिन्यूअस बीम में भी यही फॉलो करना है। अगर हमारा जो स्पैन है उसकी लेंथ 10 मीटर से ज्यादा है, इस पर हमारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। सो जब आप भी इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप किस टाइप की बीम है और क्या स्पैन है, उसके हिसाब से आपको एल बाई डी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको रिस्ट्रिक्ट करनी है, जिसके बेसिस पर आप जो बीम की इफेक्टिव डेप्थ है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो टू हैव द डिफ्लेक्शन इन कंट्रोल। बट हमारा कोड ये भी कहता है कि जो आपकी अगर स्पैन 10 मीटर से ज्यादा है तो ये वह फैक्टर जो होगा आपका कैंटिलीवर में एप्लीकेबल नहीं होगा। ये 10 बाई स्पैन फैक्टर है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम्स। इसके लिए आपको कुछ डिफ्लेक्शन वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे कोडल प्रोविजंस बहुत सारे स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये फैक्टर आपको कैंटिलीवर बीम्स में नहीं अप्लाई करना है, वहां पर आपको डिफ्लेक्शन कैलकुलेशंस हैज टू बी मेड। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बात कर रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार्स ऑफ डायमीटर। यहाँ पे बार्स का डायमीटर 5 दिया हुआ है। डेवलप लेंथ के कॉन्सेप्ट्स में पुरानी वीडियो से बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ, तो यहाँ पर ब्रीफली मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि यहाँ पर एक कैंटिलीवर बीम दी हुई है, ठीक है, जहां पर हमारा टेंशन रेनफोर्समेंट और कंप्रेशन स्टील मैंने दोनों दिखाया हुआ है। तो टेंशन स्टील और कंप्रेशन स्टील दोनों में हमने डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड की है। डेवलपमेंट लेंथ क्या है, सपोज एग्जांपल के तौर पे हम अगर एक बीम ले लें जिसपे हमने ये बार रेनफोर्स किया है, तो जो लेंथ ऑफ एम्बेडमेंट है, हमें कितना स्टील बार एम्बेड करके रखना है सो दैट जितना भी लोड हम अप्लाई कर रहे हैं, जो भी हमारा टेंसाइल लोड उस पर आ रहा है बीम पर, वो हमारा ट्रांसफर हो जाए फुली उस कंक्रीट के मेंबर पे। तो जो एक्चुअल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनता है वो हमारा कुछ इस तरह का होगा। अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हमारा कुछ इस तरह होगा। इस बार गेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारा ड्यूरिंग द डेवलपमेंट लेंथ हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, टुवर्ड्स द लोड हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा, एंड किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रेस में हमारा ये वैल्यू होगी
बॉन्ड स्ट्रेस, और ये जो स्ट्रेस डेवलप होती हैं हमारी स्टील रेनफोर्समेंट के सरफेस पे, तो ये हमारा जो स्ट्रेसेस हैं इनको हम कहते हैं बॉन्ड स्ट्रेसेस, जो कि हमारी एम्बेडमेंट लेंथ पर डेवलप हो रही हैं। बट एनालिसिस के लिए हम सम अजम्पशंस करते हैं, सो सिंप्लिसिटी ऑफ अजम्पशंस, हम क्या करते हैं इन स्ट्रेसेस को हम यूनिफॉर्म मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो एवरेज स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है वो बॉन्ड स्ट्रेस का वो ये हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के लिए अब हमें क्या करना है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के लिए जो भी हमने एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया दैट इज T, which is given by tensile stress of the steel bar, and ये हमारा बार है, अगर इसका यील्ड स्ट्रेस या जो वैल्यू है वो हमने Fs मान लिया, एंड जो बार है वो फाई है, तो जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज एरिया ऑफ स्टील AS दैट इज गिवन बाई पाई स्क्वायर बाई 4। तो हमारा स्ट्रेस से आप एरिया मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट दी टेंसाइल फोर्स, जो कि आपको डेवलपमेंट लेंथ जो प्रोवाइड करनी है उसमें डेवलप करनी है। तो हमारा जो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं इसकी पेरिफेरी पे जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो हमारा पेरीमीटर पे डेवलप होंगी, पाई डी इंटू लेंथ ऑफ एम्बेडमेंट मान लेते हैं डेवलपमेंट लेंथ L इंटू जो हमारा एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप हो रहा है जो कि हमने एज्यूम किया है। ये जो एवरेज स्ट्रेस है ये हमारा डिपेंड करेगा 3 फैक्टर्स पे। अभी इसको एज्यूम कर लेते हैं, दिस इज गिवन एज टाउ BD विच इज कॉल्ड बॉन्ड स्ट्रेसेस इन कंक्रीट डिजाइन। तो हमारा जो डेवलपमेंट लेंथ है इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 5Fs अपॉन 4 टाउ BD। ठीक है, तो ये जो हमारा डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू आई ये हमारी प्लेन बार्स इन टेंशन में आई। सपोज अगर हमें ये हमारा टेंसाइल स्टील है कैंटिलीवर बीम में, ये हमारी डेवलपमेंट लेंथ हुई LDT और ये हमारी डेवलपमेंट लेंथ हुई LDC। तो जो हमारा डेवलपमेंट लेंथ टेंसाइल स्टील में होगा दैट इज नॉट इक्वल टू डेवलपमेंट लेंथ ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस, बिकॉज जब हमारा टेंशन में होगा तो देयर आर चांसेस ऑफ स्लिपेज। जो हमारा सरफेस है कॉन्टैक्ट सरफेस है वहां पे हमारा स्लिप होने की टेंडेंसी होगी। तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेवलपमेंट लेंथ जो होगी वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू जो हमारी स्टील कंप्रेशन में होगी, बिकॉज वहाँ पर हमारा जो नेचर ऑफ फोर्स है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर हमारा जो कोड कहता है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स एंड फॉर द डिज़ाइन प्रोसीजर्स कि जो हमारा बॉन्ड स्ट्रेस है फॉर कंप्रेसिव स्टील, ठीक है, दैट हैज़ टू बी इंक्रीज्ड बाई 25%। तो हमारी जो बॉन्ड स्ट्रेस नॉर्मल टेंसाइल बार के लिए थी, अगर हमारा उसका नेचर ऑफ फोर्सेस आप चेंज कर दोगे, ठीक है, तो हमारा बॉन्ड स्ट्रेस आपको इंक्रीज करना है। तो आप अगर देखोगे कि हमारा जो डेवलपमेंट लेंथ है फॉर कंप्रेसिव मेंबर्स वो हो जाएगी 5Fs अपॉन 4 इंटू 1.5 टाइम्स दी टाउ BD। तो ऑटोमेटिकली आपको ये पता चल रहा है कि जो डेवलपमेंट लेंथ है टेंसाइल बार की वो हमारी ज़्यादा है एज कंपेयर टू जो हमारा डेवलपमेंट लेंथ हम कंप्रेसिव बार के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अगर हमारा इन प्लेन बार्स की जगह हम HYSD बार्स प्रोवाइड करते हैं, तो HYSD बार्स मीन्स हाई स्टील डेवलपमेंट बार, जिसमें हमारे कॉर्रुगेशंस रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और हमारी जो परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेसेस हैं जिसपे फेल्योर होगा, बॉन्ड फेल्योर होगा, दैट इज इंक्रीज्ड बाई 60% ऑफ नॉर्मल वैल्यूज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने के कुछ कंसेप्ट्स हैं जो एग्जाम में आते हैं इनसे क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं दिया कि किस टाइप का बार है, तो जब भी कुछ भी नहीं दिया होता तो आपको ये अज्यूम करना है दे आर प्लेन बार्स इन टेंशन। ठीक है, तो जैसा मैंने डराइव किया था तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर बार्स इन टेंशन अ स्टैंडर्ड हुक हैज एन एंकरेज वैल्यू इक्विवेलेंट टू स्ट्रेट लेंथ। तो यहाँ पर मैंने दो 90 डिग्री बेंड और स्टैंडर्ड यू टाइप हुक दिखाया हुआ है। तो जो स्टैंडर्ड हुक होता है हमारा दैट इज हैविंग अ बेंड ऑफ
180 डिग्री, ये एंगल जो होगा ये 180 डिग्री जब आप बेंड कर दोगे तो ये हुक का शेप मिलेगा यू शेप का। तो ये हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? हुक का प्रोविजन हम तब प्रोवाइड करते हैं जहां पर हमें जब एक्चुअल रिक्वायर्ड लेंथ है, एंकरेज लेंथ है, वो अवेलेबल लेंथ से ज्यादा होगी, तब हमें क्या करना होगा? उस लेंथ को प्रोवाइड करने के लिए अपने बार्स को हमें बेंड करना पड़ेगा। तो जब हम 180 डिग्री बेंड कर देंगे तो दैट बार विल बी कॉल्ड स्टैंडर्ड यू टाइप हुक, जो हम एंकरेज बॉन्ड में प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हमने बेंड किया तो देयर विल बी सम रेडियस ऑफ बेंड, जिसको हम बोलते हैं टर्निंग रेडियस। तो जो ये टर्निंग रेडियस है, कोड ने इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी स्ट्रेसेस। तो टर्निंग रेडियस जो हम रखते हैं वो 2 रखते हैं और 4 रखते हैं फॉर डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा बार क्या है। प्लेन बार्स में हमारी 2 रखते हैं और जो हमारे कोल्ड वर्क्ड HYSD बार्स हैं वहां पर हम इसको 4 रख सकते हैं। और ये जो अलोंग दी कर्वेचर पोर्शन में ये लेंथ होती है, जितना हम बेंड कर रहे हैं 180 डिग्री से स्ट्रेट आने तक, वो लेंथ कहलाती है हमारी इक्विवेलेंट एंकरेज लेंथ, जो कि स्ट्रेट लेंथ के इक्वल होगी। मतलब अगर स्ट्रेट में यही लेंथ आप प्रोवाइड करोगे तो वो हमारी 16 लेंथ के बराबर होगी, बिकॉज जब आप बेंड कर दे रहे हो तो उसकी एंकरेज प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जा रही है। कंक्रीट में होल्ड बनाने की जो प्रॉपर्टी है, जब आप इस पर टेंसाइल फोर्स लगाओगे तो वो ज्यादा होगी। इसी वजह से अगर आप इसका पैरीमीटर पे जाओगे तो उससे कोरिलेट नहीं होगा, बिकॉज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ये परफॉर्म किए गए हैं पुल आउट टेस्ट से, कि अगर आप 180 डिग्री बेंड करते हो तो जो हमारी पेरिफेरी की लेंथ है वो इक्विवेलेंट स्ट्रेट लेंथ 16 के बराबर होगी। मींस अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है स्ट्रेट लेंथ में तो आपको यहां से इस लेंथ से 16 लेंथ के बराबर होगी ये लेंथ, अगर आप इसको स्ट्रेट कर दोगे। और उस बेंड के बाद आपको एटलीस्ट 4 लेंथ हमें प्रोवाइड करनी है। ठीक है, इसी तरह अगर हमारा 90 डिग्री बेंड है तो आपको ये 4 हमारा एक्सटेंशन तो प्रोवाइड करना ही करना है। एंड ये जो इक्विवेलेंट एंकरेज वैल्यू है वो हमारा 8 होगा। अब ये वैल्यू आई कैसे? कोड ये कहता है कि हर 45 डिग्री बेंड पे फॉर एवरी 45 डिग्री आपको 4 का एंकरेज वैल्यू मिलेगा। मींस आप 45 डिग्री बार को बेंड करोगे तो आपको जो एंकरेज इक्विवेलेंट एंकरेज वैल्यू मिलेगी वो हमारी 4 स्ट्रेट लेंथ की मिलेगी। मींस अगर आपने 90 डिग्री बार को बेंड किया, यहां स्ट्रेट से आप 90 डिग्री तक पहुंच गए तो ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। इट मींस इट्स अ 90 डिग्री बेंड। मींस आप इसकी 2 टाइम्स दी स्ट्रेट लेंथ जो होगी, मतलब 4 यानी 8 जो लेंथ होगी वो हमारी इस बेंडेड लेंथ के इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, तो यहां पर जो स्टैंडर्ड हमारा बोल रहा है कि बार्स इन टेंशन स्टैंडर्ड हुक हैज एन एंकरेज वैल्यू इक्विवेलेंट टू स्ट्रेट लेंथ ऑफ 16 तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रीप स्ट्रेन्स आर कॉज्ड ड्यू टू। तो इसके बारे में मैंने पहले भी अच्छे से बात किया हुआ है कि जो क्रीप होगा हमारा फिनोमेना, ये हमारा अंडर सस्टेन्ड लोड। सस्टेन्ड लोड का मतलब वो लोड जो हमारा कॉन्स्टेंटली स्ट्रक्चर पर लगा हुआ है। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, मीन्स उसको बीच में रिमूव नहीं किया जा रहा। अगर उसको रिमूव कर दिया जाएगा तो हमारा क्रीप स्ट्रेन्स स्ट्रक्चर पे डेवलप नहीं होंगे। तो जब भी हमारा कंक्रीट स्ट्रक्चर पे कोई भी लोड लगाया जाता है तो देयर आर 2 डिफॉर्मेशंस। पहला हमारा होगा इमीडिएट डिफॉर्मेशन, जो लोड लगाते ही हमारा एक्ट करेगा, जो कि हमारा इलास्टिक स्ट्रेन्स को करस्पॉन्ड करता है, जो कि हमारी इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील कंक्रीट से रिलेटेड है। दूसरा हमारा जो डिफॉर्मेशन होगा दैट विल बी टाइम डिपेंडेंट, जिसे हम सस्टेन्ड लोड की वजह से हमारा होगा कि जो लोड हमारा कॉन्स्टेंटली स्ट्रक्चर पर एग्जिस्ट कर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मींस इट्स अ टाइम डिपेंडेंट। पीरियड ऑफ टाइम के साथ हमारा स्ट्रक्चरल में डिफॉर्मेशन होगा। इस डिफॉर्मेशन का जो रीजन है दैट इज क्रीप स्ट्रेन्स, जो कि हमारे कंक्रीट पर डेवलप हो रहे हैं।
जो कि इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएंगे जैसे ही हमारा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, और वो कंटिन्यू करेंगे एट अ डिक्रीजिंग रेट ओवर द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, हमारे इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, जिस भी डायरेक्शन में हमारे कांस्टेंट सस्टेन्ड लोड एक्ट कर रहे हैं उसके डायरेक्शन में हमारे इंक्रीज्ड डिफ्लेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास किसी भी स्ट्रक्चर में दो तरीके के लोड होंगे, डेड लोड होगा और लाइव लोड होगा। डेड लोड हमारा जो होगा, दीज आर द परमानेंट नेचर लोड्स, जो कि हमारे स्ट्रक्चर पे कॉन्स्टेंटली एक्ट करते हैं। लाइव लोड जो होंगे हमारे टेम्परेरी लोड्स टाइप के होते हैं, जो कि जिनका मैग्नीट्यूड और टाइम के साथ ये वेरी करते हैं, जिसकी वजह से जो क्रीप स्ट्रेन्स होंगे दे विल डेवलप ओनली ड्यू टू डेड लोड्स, बिकॉज ये हमारे स्ट्रक्चर पर परमानेंट एक्ट कर रहे हैं। सो डिफॉर्मेशन जो भी होगा वो हमारा परमानेंट होगा, इसकी वजह से जो टाइम के साथ हमारा स्ट्रेन कंक्रीट पर डेवलप करेगा। तो यहाँ पर ग्राफिकल तरीके से मैंने बताया हुआ है कि जब आपने लोड अप्लाई किया तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन और दिस इज द टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन, जो कि टाइम के साथ आप बढ़ रहा है, और किसी भी पर्टिकुलर टाइम में जो हमारा अदर देन द इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन है, ये वैल्यू जो होगी दिस इज कॉल्ड क्रीप स्ट्रेन। तो यहाँ पर जैसे सपोज ये कोई जब कंक्रीट के ब्रिजेस बनते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि देयर इज अ डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जो ये डिफ्लेक्शन मिल रहा है दैट इज ड्यू टू दी क्रीप डिफ्लेक्शंस अंडर द डेड लोड। जो स्ट्रक्चर है वो हमारा डिफॉर्म कर रहा है अंडर द सस्टेन्ड लोडिंग, जो उसके सेल्फ वेट ऑफ द कंक्रीट की वजह से हो रहा है। दीज आर सम बेसिक कंसेप्ट जो आपको ध्यान रखने हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन मॉड्यूलर रेशियो इज। तो इन जनरल अगर देखें कि जो हमारा मॉड्यूलर रेशियो होता है कंक्रीट में, दैट इज गिवन बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, जो कि कांस्टेंट होता है फॉर डिफरेंट ऑल टाइप्स ऑफ स्टील जो हम यूज करते हैं, और डिवाइडेड बाय द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। बट हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली लिमिट स्टेट में नहीं यूज करते, बिकॉज हमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को, जो कि क्रीप इफेक्ट्स होते हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करना होता है। और जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, इसको डायरेक्टली अगर इन लेमैन में लैंग्वेज में लिखें तो इट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इन कंक्रीट। अब अभी हम सिर्फ कंक्रीट में क्रीप स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो ये मान लेते हैं कि हमारा जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ड्यू टू क्रीप। अब हमारा क्या हो रहा है, टाइम के साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा क्रीप स्ट्रेन बढ़ रहा है स्ट्रक्चर पे। जब क्रीप स्ट्रेन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट घटेगा। ये दिस इज सिंपली अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप जो कि आप इंटरप्रेट कर सकते हो। एंड अगर इसी को अकाउंट करने के लिए कोड ने हमारा एक टर्मिनोलॉजी दी है, इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, जो कि हमारा शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, जो कि हम 5000 रूट एफ सी के लेते हैं, डिवाइडेड बाई 1 प्लस थीटा। अब ये जो थीटा है दैट इज क्रीप कोफिशिएंट, जो कि हमारा अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट है, जो कि बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स एंड स्टडीज के बेसिस पर फॉर डिफरेंट एजेस 27 डेज 28 डेज एंड 1 ईयर के लिए कोड ने स्टैब्लिश किया है। और टाइम के साथ इस थीटा की वैल्यू जो है वो हमारी इंक्रीज करती जाती है, तो हमारे जो क्रीप स्ट्रेन्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो इसका मतलब जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है टाइम पीरियड के साथ, तो हमारा जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो हमारा डिक्रीज कर रहा है, बिकॉज दिस इज इनवर्सली रिलेटेड। ठीक है, तो क्रीप की वजह से देयर इज अ इंक्रीज इन स्ट्रेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अंडर परमानेंट लोड एंड हेंस अ रिड्यूस्ड लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया। तो अब हमारा जो m है, जो मॉडुलर रेशियो है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब क्रीप की वजह से हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिड्यूस हुआ, तो इसका मतलब हमारा मॉडुलर रेशियो जो होगा दैट विल इंक्रीज, दिस वैल्यू विल इंक्रीज व्हेन ई की वैल्यू जब डिक्रीज होगी। तो द इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन मॉडुलर रेशियो इज टू इंक्रीज इट। तो डिजाइन में हमें अकॉर्डिंगली चीजों को इनकॉर्पोरेट करना होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन। तो श्रिंकेज का
मैंने IES 456 के कोडल प्रोविजन से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं इनके कंसेप्ट, यहाँ पर मैं ब्रीफ में डिस्कस कर लेता हूँ। तो जब भी नॉर्मली हम श्रिंकेज की बात करते हैं तो वो दिस इज डिजाइन श्रिंकेज, ड्राइंग श्रिंकेज जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, ड्राइंग श्रिंकेज विच इंडिकेट्स लॉस ऑफ मॉइस्चर। जो भी हमारा कंक्रीट स्ट्रक्चर से हार्डेस्ट, जब हमारी हार्डनिंग स्टार्ट होती है, मीन्स स्ट्रक्चर अपनी स्ट्रेंथ गेन करना स्टार्ट करता है, तो दैट फेज इज कॉल्ड हार्डनिंग स्टेज। तो हार्डन फेज में जो लॉस ऑफ मॉइस्चर हो रहा है बाय इवोपोरेशन प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज नोन एज श्रिंकेज। श्रिंकेज का मतलब है कि जो स्ट्रक्चर है वो श्रिंक कर रहा है, श्रिंक कर रहा है, इट मींस देयर इज अ वॉल्यूम रिडक्शन। ठीक है, एंड वॉल्यूम रिडक्शन इन कंक्रीट इज देयर। तो कोई भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, सपोज दिस इज अ कंक्रीट मेंबर, ठीक है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जिसमें हमारा एयर है और एयर जो होगी उसमें हमारा मॉइस्चर होता है। ठीक है, तो ये इस पर डिपेंड करेगा कि जो हमारी एम्बिएंट एयर है उसमें हमारा कितना मॉइस्चर अवेलेबल है, और दैट इज एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब ये है कि जो हमारा एयर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, कि जो भी एयर हमारा कितना पानी होल्ड कर सकती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, दैट इज एक्सप्रेस्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यहाँ पर लिखाया है कि 10 डिग्री सेल्सियस पर हमारा वाटर्स जो हैं, जो भी एयर की वॉल्यूम है, जो भी अमाउंट ऑफ वाटर है वो फुली सैचुरेटेड है। फुली सैचुरेटेड मीन्स 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यहाँ पर 52%, जैसे आप टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो जो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो आपका रिड्यूस हो गया। 52% रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब ये है कि जो वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी है एयर की, वो हमारी 52% है एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो हो रही है वो डिक्रीज कर जा रही है, बिकॉज, और जब ऐसा होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ने से क्या होगा, हमारा श्रिंकेज जो होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इट मीन्स श्रिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मीन्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो हमारा जो श्रिंकेज होगा वो घटेगा। अब ये हो कैसे रहा है कि जैसे ही हमारा एयर जो होगी वो ड्राई होगी, मीन्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपने कम कर दी, हमारा जो वाटर है मॉइस्चर में वो हमारा कम हो गया, तो होगा क्या, हमारा जो इवापोरेशन का रेट है वो इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज इन इवापोरेशन, बिकॉज जो बाहर की हवा है वो हमारी ड्राई है और अंदर हमारा मॉइस्चर है कंक्रीट के, तो दैट विल बी लॉस्ट मोर रैपिडली, तेजी से हमारा उसका लॉस होगा, जिसकी वजह से हमारा देयर विल बी श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, और इसकी वजह से हमारे कंक्रीट में श्रिंकेज स्ट्रेन्स डेवलप होंगे और उसके करस्पॉन्डिंग हमारी श्रिंकेज स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। ठीक है, जिसके बाद डिटेल में अभी फर्दर मैं बात कर लूंगा। तो अगर ग्राफिकली ये समझें कि हमारा पर्टिकुलर रिलेटिव ह्यूमिडिटी में, मींस अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी 50% है, तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर हमारा जो श्रिंकेज स्ट्रेन की वैल्यू है वो हमारी ज्यादा होगी, बिकॉज ज्यादा वॉल्यूम रिडक्शन होगा जब हमारी ड्राई एयर बाहर है और तो मॉइस्चर का जो लॉस है वो ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, और उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे हमारा कम वॉल्यूम रिडक्शन होगा। तो अगर हम इसको अरेंज करें तो जो श्रिंकेज स्ट्रेन है एट 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ग्रेटर देन 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ग्रेटर देन 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन श्रिंकेज और कैसे टाइम के साथ हमारा श्रिंकेज स्ट्रेन बढ़ रहा है। अगर हम टाइम के साथ ये ग्राफिकली देखें तो हमारा जो श्रिंकेज स्ट्रेन है वो हमारा टाइम के साथ बढ़ता है, एंड इट इज ऑल्सो अ टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। इनिशियली हमारा ज़्यादा तेजी से हमारा श्रिंकेज होगा, धीरे धीरे टाइम के साथ वो श्रिंकेज का रेट रिड्यूस होता जाता है। दिस इज हाउ द श्रिंकेज इज रिलेटेड विद द एज ऑफ कंक्रीट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जैसे हमारा कंक्रीट जो होगा वो जब क्रीप होगा
तो दैट इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रेस लेवल, बिकॉज वहां पर सस्टेन्ड लोडिंग में हमारा डिफॉर्मेशन हो रहा है, बट श्रिंकेज जो होगा उसका स्ट्रेस लेवल से हमारा कोई मतलब नहीं है कि हमारा कंक्रीट पे क्या लोड्स एक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से जो श्रिंकेज स्ट्रेन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो श्रिंकेज स्ट्रेन की वैल्यू हम लेते हैं इन जनरल दैट इज टेकन एज 0.0003, और फॉर पोस्ट टेंशन मेंबर्स दैट इज टेकन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पीरियड, जो कि मैं फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं। यहां पर मैंने लिखा है कि इफ कंक्रीट इज प्लेस्ड इन ड्राई एयर इट श्रिंक्स बट इट इज प्लेस्ड इन वाटर और एयर विथ 100%। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है इट मीन्स बाहर हमारा पानी का जो कंटेंट है एयर में वो ज्यादा है, जिसकी वजह से कंक्रीट हमारी स्वेल करने की टेंडेंसी होगी। एंड दिस इंडिकेट जो वेपर प्रेशर होगा सीमेंट पेस्ट के अंदर वो हमारा सैचुरेटेड वेपर प्रेशर से कम होगा। ठीक है, द ग्राफ शोज द श्रिंकेज इंक्रीजेस विथ टाइम, also with reduction in relative humidity and but the rate of shrinkage जो होगा, जिस रेट से श्रिंकेज होगा वो टाइम पीरियड के साथ डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर जो होगा इट डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम विच इज एज ऑफ कंक्रीट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेस। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यू टू श्रिंकेज स्ट्रेसेस अ सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग रेनफोर्समेंट ओनली एट द बॉटम। तो यहाँ पर मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि जब भी हमारा श्रिंकेज हो रहा है तो श्रिंकेज स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं। तो जब भी श्रिंकेज होगा तो वॉल्यूम रिडक्शन हो रहा है। तो जब हमारी टेंडेंसी होगी कंक्रीट मेंबर की वॉल्यूम रिडक्शन की, तो उसको रजिस्ट करने के लिए जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी कंक्रीट में दैट विल बी टेंसाइल इन नेचर। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली समझ लेते हैं कि हो कैसे रहा है। कि सपोज यहाँ पर एक रेनफोर्स्ड मेंबर ले लेते हैं, यहाँ पर दिस मेंबर इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकली रेनफोर्स्ड मेंबर। अनसिमेट्रिकली रेनफोर्स्ड मेंबर्स बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में हमारा जो रेनफोर्समेंट है वो बॉटम पर है, इस वजह से इसको अनसिमेट्रिकली रेनफोर्स्ड सिंगली रेनफोर्स्ड बीम कह रहे हैं। एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शन एंड दिस इज द एलिवेशन। अब अगर हम इस बीम का कोई सेक्शन काट लें जिसकी जो लेंथ है वो हमारी डेल्टा जेड है, तो इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देते हैं। दिस इज डेल्टा जेड इसकी, और यहां पर हमारा क्या है रेनफोर्समेंट है इस एलिमेंट में। दिस इज द रेनफोर्समेंट। इसको मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूं। दिस इज द रेनफोर्समेंट एंड दिस इज द डेल्टा जेड वैल्यू, जो स्मॉल एलिमेंट हमने सेक्शन काटा। तो जब हमारा श्रिंकेज होगा तो कंक्रीट में क्या होगा, ये वॉल्यूम रिडक्शन होगा बिकॉज जो हमारा स्टील है ये हमारा बॉन्डेड है। तो जो कंक्रीट के फाइबर्स हमारे स्टील के पास में होंगे उनकी टेंडेंसी जो होगी वो श्रिंकेज होने की कम होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम अपने स्टील से दूर जाएंगे तो जो हमारा एक्सट्रीम फाइबर होगा वो सबसे दूर है, तो इस मेंबर में जो श्रिंकेज होगा मींस वॉल्यूम रिडक्शन होगा। तो अगर वॉल्यूम रिडक्शन कैन बी रिलेटेड एज अ इन टर्म्स ऑफ लेंथ के टर्म्स में अगर बात कर लें, बिकॉज इट्स अ फंक्शन ऑफ लेंथ। तो जो लेंथ होगी डेल्टा जेड वो लेंथ हमारी शॉर्टन होके मान लेते हैं रिड्यूसेस टू डेल्टा Z1, ये हमारी लेंथ यहां पर हो गई। ठीक है, तो दिस इज दी लेंथ, फाइनल लेंथ श्रिंकेज के बाद जो टॉप मोस्ट फाइबर है वो यहां पे कम हो गई। जब नेक्स्ट फाइबर पे जाएंगे तो इसकी लेंथ कम श्रिंकेज होगी बिकॉज जो इसके नीचे वाला फाइबर है उसको रेस्ट्रेंड मिल रहा है ज्यादा एज कंपेयर टू जो एक्सट्रीम फाइबर है। तो ये डेल्टा Z2 हो गई। तो इस तरह आप देखोगे तो इसी तरह हमारे जो फाइबर जैसे जैसे आप पास जाते जा रहे हो तो हमारा जो रिस्ट्रेंट की वजह से हमारा जो मेंबर का श्रिंकेज है वो कम हो रहा है। ओरिजिनली हमारा ज्यादा श्रिंकेज हुआ विच इज गिवन बाय डेल्टा एल, और जैसे जैसे आप स्टील के पास जा रहे हो हमारा जो श्रिंकेज है जो लेंथ का रिडक्शन है वो कम हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो शेप होगा हमारे ऊपर वाले फाइबर का जो लेंथ होगा वो डेल्टा जेड माइनस सम वैल्यू हो जाएगी, एंड जो डेल्टा जेड माइनस ये x1 की वैल्यू होगी और ये x2 की वैल्यू होगी, और जो x1 की वैल्यू होगी
वो हमारी ज़्यादा होगी X2 के कंपेरेटिव, बिकॉज वो हमारा जो फाइबर है वो स्टील से बहुत दूर है, जो कि हमारा एम्बेडेड है, बॉन्ड है वो एक तरीके का, जो कि उसको रेस्ट्रेन कर रहा है। तो ये मेंबर हमारा कुछ इस तरह बनेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ओरिजिनली मेंबर ऐसा था एंड देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो यही चीज यहां पर एक्सप्लेन की हुई है। तो मेंबर विल डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड्स। तो यहां पर आप देख रहे हो कि यही चीज मैंने एक्सप्लेन की है। दिस इज व्हाट इट हैज बीन शोन क्लियरली। ये हमारा श्रिंकेज स्ट्रेन है, जिसकी वजह से हमारा जो कंक्रीट में हमारा क्या हो रहा है, टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं। बिकॉज जब श्रिंक करेगा कंक्रीट तो उसको रेजिस्ट करने के लिए कंक्रीट जो इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप करेगा वो टेंसाइल स्ट्रेसेस होंगी, और जो हमारा स्टील होगा बिकॉज वो बॉन्डेड है, तो हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस को मेंटेन करने के लिए हमारा जो कंक्रीट स्टील में होगा वहां पर हमारा कंप्रेसिव फोर्सेस होगा। ठीक है, अभी इसके बारे में भी डिटेल में बात कर लेंगे। तो करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद आते हैं इन सिमेट्रिकली रेनफोर्स सेक्शंस। अब सिमेट्रिकली रेनफोर्स सेक्शन का मतलब ये है कि कोई कंक्रीट मेंबर है हमारा, उसमें जो हमारा रेनफोर्समेंट है वो उसके सेंट्रोइडल एक्सिस पर है। दिस इज द रेनफोर्समेंट एंड दिस इज द सराउंडिंग कंक्रीट, और ये हमारी इनिशियल स्टेज में है। अगर हम सिर्फ श्रिंकेज स्ट्रेसेस को कंसीडर करें, ठीक है, और हमारा फ्री श्रिंकेज अलाउ कर दें, तो हमारा जो श्रिंकेज होगा वो यूनिफॉर्म होगा, बिकॉज यहां पर हमारा जो स्टील है वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे है। तो अगर ये मान लें कि हमारा पहले स्टील नहीं था, तो हमारा कंक्रीट मेंबर जो श्रिंक करेगा बाई स्ट्रेन इनटू जो ओरिजिनल लेंथ ऑफ द मेंबर था, इतना हमारा श्रिंक कर जाएगा कंक्रीट का मेंबर। अगर हमारा स्टील होगा तो बिकॉज वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो जो स्ट्रेन होगा हमारा वो हमारा टोटल श्रिंकेज जो ओरिजिनली फ्री श्रिंकेज हो रहा था उसको से कम होगा। तो इस केस में होगा क्या, ये सेम चीज मैंने एक्सप्लेन की है कि आफ्टर श्रिंकेज जब हमने फुली अलाउ कर दिया, कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं था, बिकॉज जब हमारा स्टील नहीं रहेगा तो देयर विल बी नो रिस्ट्रेंट टू द कंक्रीट। तो कंक्रीट फुली श्रिंक हुआ, और जो हमारी टेंसाइल कंक्रीट में हमारी अगर रिस्ट्रेंट होगा, जनरली स्ट्रक्चर्स में हमारा जो स्ट्रक्चर में मेंबर्स हैं वो रिस्ट्रेंड है, तो कंक्रीट में हमारी टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हुई, और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस को मेंटेन करने के लिए जो श्रिंकेज है वो हमारा स्टील पर हमारा कंप्रेसिव फोर्सेस इंड्यूस करेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इंड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहां पर जो एक्शन ऑफ रेनफोर्सिंग स्टील इन रेजिस्टिंग द डिक्रीज इन वॉल्यूम और कंक्रीट प्लेसेस द स्टील इन कंप्रेशन। ठीक है, तो जो ये प्री कंप्रेशन है, दिस कुड बी यूजफुल इन द केस ऑफ टेंसाइल स्टील, बिकॉज हमारा स्टील में जो कि हमारा इन जनरल हमारा टेंसाइल स्ट्रेसेस एक्ट कर रही हैं, वहां पर हमारा प्री कंप्रेशन इंड्यूस हो गया श्रिंकेज की वजह से। ठीक है, तो जो नेट रिजल्टेंट स्ट्रेसेस होंगी वो हमारी डेड लाइव लोड प्लस लाइव लोड की वजह से हमारी टेंसाइल स्ट्रेसेस हो रही थी, माइनस ऑफ जो हमारी प्री कंप्रेशन हुआ श्रिंकेज की वजह से, लेंथ ऑफ स्टील, उसकी वजह से हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हुआ। तो स्टैंडर्ड कंक्रीट में हम प्री कंप्रेशन का कोई अलाउंस नहीं करते हैं, एंड ये मानते हैं कि जो बार है हमारा उसमें इनिशियली हमारा जीरो लोड है। ठीक है, तो इफ देयर डज द एग्जिस्ट अ प्री कंप्रेशन ऑफ डिटर्मिनेबल एंड कंसिस्टेंट अमाउंट, द प्रेजेंट मेथड ऑफ डिजाइन रिक्वायर्स एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टेंसाइल स्टील। बट इस चीज को हम डिजाइन में एक्चुअली कंसीडर नहीं करते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।